स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है संघवाद। इस चैप्टर को पूरे से जड़ से एकदम शुरू से आज हम खत्म करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। आपके चैप्टर का नाम संघवाद है तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। संघवाद का अर्थ साधारण शब्दों में कहें तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। ठीक है, संघ है वो संघवाद है, संघ को संगठन से मिलकर रहना है जो क्या है एक विचार है। ठीक है, ठीक है। अब जानते हैं संघवाद के बारे में। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। संघवाद क्या है? एक संस्थागत प्रणाली है। कौन सी प्रणाली? संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है या बात की गई है। इसमें केंद्र सरकार और दूसरी की बात करें तो राज्य सरकार। ठीक है, इसका नाम है, इसको हम कह सकते हैं एक संघीय या दूसरी प्रांतीय। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें दो सरकार की मुख्य बात की गई है। ठीक है, अब तो संघीय व्यवस्था के बारे में जानते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम प्रांतीय या राज्य के स्तर की सरकार के बारे में जानेंगे। तो संघीय होती है वो केंद्रीय होती है जो पूरे देश के जिम्मे होती है, पूरे देश के महत्व के विषय में कानून बनाती है। ठीक है, और राज्य की होती है वो अपने प्रांत विषय के लिए होती है। ठीक है, जो राज्य होती है वो अपने विशेष के लिए होते हैं, राज्य के प्रांत के लिए होती है, जिसके लिए राज्य के महत्व के विषय होते हैं, जो अपने राज्य के महत्व के बारे में बनाती है, विषय बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, अगर हम बात करें उदाहरण की तो दिया हुआ भारत में संघीय सूची के विषयों पर केंद्रीय और सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो संघीय व्यवस्था होगी, केंद्रीय व्यवस्था होगी, उसके पूरे देश के लिए विषय कानून होंगे वो सरकार बनाती है, और लेकिन जो राज्य सरकार होगी वो केवल अपने राज्य के लिए विशेष के महत्व के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, जैसा कि आप एग्जाम्पल या उदाहरण देख सकते हो। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने बात की है संघवाद का अर्थ और संघवाद क्या है, और संघवाद के किस स्तर की बात की गई है। दो स्तर की बात की गई है, एक केंद्रीय सरकार और एक राज्य सरकार। ठीक है, हम जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखो, भारतीय संविधान में संघवाद। ठीक है, भारतीय संविधान में संघवाद। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 है, उसमें राज्य का संघ कहा गया है, भारत को राज्य का संघ कहा गया है। ठीक है, भारत में जो संघवाद अपनाया गया है उसका आधार राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आंदोलन कार्यकर्ताओं के द्वारा लिए गए फैसलों का परिणाम है। जब देश आजाद हुआ तब विशाल भारत देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्र सरकार के बीच बांटेंगे। आज संविधान में ऐसा ही है। मतलब जैसा कि आप देख रहे हो कि भारतीय संविधान में संघवाद, जब भारत आजाद हुआ था तो ये फैसला लिया गया था कि जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बांट दी जाएंगी। जैसा कि संविधान में आज भी बांटा हुआ है शक्तियों को। ठीक है, अभी शक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संघ व्यवस्था। भारतीय संविधान में संघ व्यवस्था है वो संघवाद के अनुसार है। इसमें क्या क्या आता है? एक संघीय सरकार आती है, एक संघीय की बात कहें तो केंद्र सरकार। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित सरकारें अपने प्रांतों में अपने अपने विषयों पर काम करती है। ठीक है, जो राज्य हैं, जैसा कि आप जानते हो कि पहले 29 राज्य थे, अब 28 राज्य हो गए हैं। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सरकारें मतलब अपने अपने राज्यों के लिए कानून बनाती है और उन पर काम करती है। 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं उसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब वेस्ट इंडीज, नाइजीरिया, अमेरिका व जर्मनी जैसे देशों में भी संघवाद है, परंतु भारतीय संघवाद से भिन्न है। मतलब इन देशों में भी संघवाद है लेकिन भारत के संघवाद से अलग है। ठीक है, ठीक। अब हम जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है और हर साल कई बारों से रिपीट हो रहा है,
तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, तो इसे ध्यान से पढ़ना। जो संविधान है, भारतीय संविधान है, इसकी विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए, इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको लिखा होगा भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो, पहले से जानते हो कि भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, लेकिन इस अध्याय में 2 स्तर की बात की गई है। ठीक है, अब भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद जो शक्तियां थी उनका भी विभाजन किया गया था, उनको भी बांटा गया, किस प्रकार बांटा गया था समझो। शक्तियों का विभाजन मतलब संघ सूची थी, मतलब वो देश की गोली चलाती है, वो 27 विषय बना सकती है, और जो राज्य सूची थी वो अपने राज्य के लिए 66 विषय मतलब 66 कानून बना सकती है, और जो संवर्ती सूची है वो 47 मतलब 47 अपने कानून अपने जो संवर्ती है, मतलब जो इसमें संघवाद और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती है, तो इसमें 47 विषय बनाए जा सकते हैं, इसमें 47 कानून बनाए जा सकते हैं। उसके बाद जो बचे कानून है उन्हें अपशिष्ट शक्तियां या अपशिष्ट कानून कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपसे एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपशिष्ट शक्तियां क्या है, तो इन तीनों के बाद बचे जो विषय है वो अपशिष्ट सूची में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तीसरी और चौथी विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत जैसे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, किसी का दबाव नहीं रखती है। सही, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता मतलब जो भारत में संविधान अपनाया गया है उसमें संविधान की सर्वोच्चता है, मतलब संविधान के आधार पर ही सभी कार्यों को महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया भारत संविधान की विशेषताएं। ठीक है, अब हम जानते हैं संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में, जिसमें से लगभग आपसे 1 मार्क्स में एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस बनाए रखनी है। संघ सूची जैसा कि मैंने आपको पहले बताया राष्ट्रीय महत्व विषय में, इसमें लगभग 99 विषय है। ठीक है, जो संघ सूची है इसमें जो कानून होता है जो राष्ट्र के महत्व के लिए किया जाता है उसमें 99 मतलब 99 विषय बनाए जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रक्षा, विदेश, रेल, बंदरगाह, बैंक, खनिज और आदि। ठीक है, इस प्रकार के संघ सूची में अब वो पूछ रहा है कितने विषय हो सकते हैं, तो 99 या 99। ठीक है, अब पूछ सकता है कौन कौन से, तो आपको पता होना चाहिए, या हमसे एमसीक्यू टाइप में इस प्रकार पूछा जाएगा कि संघवाद का कौन सा उदाहरण है, तो अगर आपको उदाहरण पढ़ता होंगे तो आप एमसीक्यू ठीक कर दोगे। ठीक है, इस प्रकार सबसे पूछा जाएगा। इसी प्रकार राज्य सूची में भी एमसीक्यू 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। साधारणतः क्षेत्र महत्व के विषय में मतलब राज्य के स्तर में कह सकते हैं या क्षेत्र के स्तर पर कह सकते हैं, इसमें विषय कानून बनाते हैं वो राज्य सरकार द्वारा होता है, जिसमें 66 मतलब 66 विषय है जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, जैसे पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि। ठीक है, इस प्रकार आपको पता रखनी है। जैसा कि मैंने बोला है संवर्ती सूची या हम कह सकते हैं अब अपशिष्ट सूची नहीं, सबसे संवर्ती सूची के बाद जो आती है वो अपशिष्ट सूची आती है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया अपशिष्ट सूची में इन सूचियों के बाद बचे विषयों को डाल दिया जाता है, जिन्हें अपशिष्ट सूची कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें संवर्ती सूची की, संवर्ती सूची है जिसमें संघ सरकार और राज्य सरकार कह सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, उसे संवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 47 या 52 के आसपास विषय है जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे फौजदारी, विधि, प्रक्रिया, समाज सुरक्षा आदि। ठीक है, इस प्रकार से पता होना चाहिए आपको, एमसीक्यू टाइम में आपसे पूछ रहेगा। उसके बाद शक्ति विभाजन, जो शक्ति थी जो पावर थी उसका विभाजन या उसका बंटवारा कैसे हुआ। भारत संविधान में 2 स्तर की सरकार की बात मानी गई है, एक संघीय सरकार कह सकते हैं केंद्र सरकार और दूसरी प्रांतीय सरकार जिसे हम कह सकते हैं राज्य सरकार। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 245, 255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है। संघीय सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के 2 प्रांतीय है
और प्रांतीय सरकार के पास प्रांतीय महत्व के विषय है। ठीक है, जो शक्तियों का विभाजन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो शक्तियों का विभाजन है इस अध्याय में या संविधान में दो स्थिति सरकारों में किया गया है, एक संघ सरकार और दूसरा राज्य सरकार। इनको थोड़ी मतलब शक्तियां कुछ दे दी गई है। केंद्र सरकार होती है जो देश के लिए काम करती है, और जो राज्य सरकार होती है वो राज्य के लिए, एक क्षेत्र के लिए काम करती है। ठीक है, और इसी का मतलब घोषणा पत्र दिया गया विधायी शक्तियों का, जैसा कि आपको पहले बताया है कि जो केंद्र सरकार होगी वो राष्ट्र के महत्व के बारे में या राष्ट्र के विषय में कानून बनाती है, और राज्य सरकार होती है वो राज्य के लिए कानून बनाती है, जैसे पुलिस हो गया, कृषि हो गई, सिंचाई हुई इत्यादि। ठीक है, अब जानते हैं भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण क्या है। तो भारत संविधान है, इसमें संघवाद मतलब संगठन या मिलजुल कर रहने के लक्षण क्या क्या आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो संविधान की सर्वोच्चता, कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, सभी संविधान के बारे में रहकर काम करेंगे, मतलब सभी एक दूसरे से मिलजुल कर क्यों है, संघवाद क्यों है भारत में, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या लक्षण है। तो भारत में संविधान को क्या दी गई है, महत्व दिया गया है या सर्वोच्चता दी गई है। कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर कार्य नहीं कर सकती, जो भी है वो संविधान के अंदर रहकर ही या दायरे में रहकर ही काम करेंगे। ठीक है, दूसरा है शक्तियों का विभाजन। देश में केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची और संवैधानिक सूची के अंतर्गत बांटा गया है। ठीक है, अब स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो राज्य को तानाशाही होने से रोकता है तथा सभी नागरिकों को निष्पक्ष न्याय दिलाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका वही है जो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं आती है ना, सभी को न्याय दिलाती है, जो व्यक्ति को तानाशाही या सरकार को या व्यक्ति को तानाशाही होने से रोकती है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा है। उसके संशोधन प्रणाली क्या है, ये संघ प्रक्रिया के अनुरूप है। जो संशोधन होता है वो संघ व्यवस्था या संघ प्रक्रिया के अनुरूप होता है, मतलब उसी के आधार पर होता है। अब जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, 3 स्तरीय सरकार कौन-कौन सी होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। भारतीय संविधान में एकात्मक के लक्षण, जैसा मैंने पहले पढ़ा था कि ऊपर भारतीय संविधान में संघात्मक के लक्षण, अब हमें दिया गया है भारतीय संविधान में एकात्मक के लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, इनको आपको बताना चाहिए। भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षणों के साथ ही एकात्मक लक्षण भी है जो निम्न है, अलग नीचे दिए हुए हैं। एक हरी एक नागरिकता, कौन सी नागरिकता, एक हरी, कौन सी, एक हरी नागरिकता है जिसमें एकात्मक के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, दूसरा है शक्ति विभाजन में संघीय पक्ष अन्य से अधिक ताकतवर, मान लो जो शक्ति विभाजन हुआ है, जो शक्ति का बंटवारा हुआ है, उसमें केंद्र सरकार अन्य से अधिक ताकतवर है, इसमें एकात्मक लक्षण दिखते हैं कि मतलब भाई एक दूसरे का साथ नहीं लिया गया, एक दूसरे मिलकर काम नहीं हुआ। फिर भी क्या हुआ, यही हुआ कि भाई केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति दे दी गई और राज्य सरकार को कम शक्ति दे दी गई। ठीक है, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, लेकिन जो संघ है मतलब केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनके लिए संविधान एक ही है, लेकिन कानून एक नहीं है, उन्हें शक्तियां अधिक, किसी केंद्र सरकार की शक्तियां अधिक है तो राज्य सरकार की शक्तियां कम है। ये एकात्मक लक्षणों को दिखाती है। एकीकृत न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। ठीक है, नेक्स्ट आपातकाल में एकात्मक शासन, जो एकात्मक शासन है वो आपको क्या दिखाता है, आपातकाल में दिखाता है। केंद्रीय शक्तियां हैं जो आपको आपातकाल में दिखाती है। राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, मतलब ये एकात्मक लक्षण को दिखाता है कि भाई जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है और व्यक्ति द्वारा नहीं होती, मतलब ये एकात्मक लक्षण को दिखाता है। ठीक है, अगर संघात्मक लक्षण को दिखाता तो सभी लोग मिलकर काम करते, लेकिन जो राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो ये क्या है, एकात्मक लक्षण को दिखाता है। ठीक है, अब हम ऊपर बात की थी इकाई प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो ये जान लो क्या होती है, इकाई प्रशासनिक व्यवस्था होती है, इसमें IAS IPS
होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन में संघीय सरकार का महत्व है। जो संविधान संशोधन है उसमें संघीय सरकार का, मतलब जो संविधान में संशोधन होते हैं वो केंद्र सरकार कह सकते हैं, यह संघीय सरकार का महत्व है, मतलब उसी के आधार पर इसका क्या होता है, संशोधन होता है। ठीक है, सही है, इतना आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको इतना समझ आ गया तो वीडियो को लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब जानते हैं भारतीय संघ में सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों है। मतलब जो भारत है उसमें केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार है वो अधिक ताकतवर या अधिक सशक्त या अधिक मजबूत क्यों है। ये प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछा था आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान से रखिएगा। तो देखो, पहले हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि भाई केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई है, अधिक पावर दी गई है, इसलिए वो मजबूत है। आपको इसके बारे में विस्तार से बता रहूंगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान द्वारा एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना करने के लिए कारण है। ठीक है, मतलब नीचे जो दे रहे हैं वो कारण है। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेकानेक विविधता और सामाजिक आर्थिक समस्याओं से भरा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक महाद्वीप की तरह है। ठीक है, जो विशाल मतलब बहुत बड़ा है और विविधता और सामाजिक आर्थिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माता शक्तिशाली केंद्र सरकार के माध्यम से उन विविधताओं तथा समस्याओं का निपटारा चाहते थे। तो संविधान निर्माता थे, मतलब जो संविधान को बना रहे थे वो केंद्र सरकार के माध्यम से, किसके माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से समस्याओं का निपटारा चाहते थे। ठीक है, देश की आजादी 1947 के समय 500 से अधिक देशी रियासतें भी उन सभी को शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के द्वारा ही भारतीय संघ में शामिल किया जा सका। ठीक है, अब जानते हैं भारतीय संघ व्यवस्था में तनाव आया था। क्या आया था भाई, भारतीय संघ व्यवस्था में तनाव, उसके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या कारण है। तो देखो, जो भारतीय संघ व्यवस्था थी उसमें तनाव के क्या कारण थे। तो पहला है केंद्र राज्य संबंध। संविधान में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करने पर अक्सर राज्यों द्वारा विरोध किया गया है और राज्यों में निम्नलिखित मांगे करता है। मतलब जो भारत है उसमें संघ व्यवस्था में तनाव क्यों आया। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि संघ व्यवस्था में संघ व्यवस्था को या केंद्र सरकार को अधिक शक्ति दी गई है, अधिक शक्ति दी गई है, जिस पर राज्य सरकार ने क्या किया, विरोध किया, राज्यों ने क्या किया, विरोध किया। ठीक है, और मांगे उठाई, इसलिए क्या होगा, संघ व्यवस्था में तनाव हुआ। दूसरा है स्वायत्तता की मांग। पहले मैं आपको बताऊं स्वायत्तता की मांग क्या होती है। स्वायत्तता की मांग होती है जो स्वतंत्र रहने के लिए उठाई गई मांग है। ठीक है, अब हम इसे विस्तार से करते हैं। समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्य को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई गई है, जो निम्न रूप में है। मतलब स्वायत्तता की मांग उठाई गई थी, स्वतंत्रता की मांग उठाई गई थी कि केंद्र सरकार के बराबर भी राज्य सरकार को अधिकार दी जाए, शक्तियां दी जाए। क्या कहती है, वित्तीय स्वायत्तता, मतलब धन संबंधी स्वतंत्रता भी सरकार को देनी चाहिए। कौन सरकार को, राज्य सरकार को। ये राज्य सरकार राज्यों ने विरोध किया था कि भाई आप केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां देते हो तो राज्य सरकार को भी शक्तियां देनी चाहिए। कौन कौन से, वित्तीय स्वायत्तता, राज्यों के आय के अधिक साधन होने चाहिए, तो संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। वित्तीय स्वायत्तता मतलब राज्यों के आय के अधिक साधन होने चाहिए। जो राज्य है उनसे जो इनकम है उसके अधिक साधन होने चाहिए, क्योंकि भाई हम भी काम कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके, हमारे पास पैसा आएगा तो हम काम कराएंगे, इसलिए उन्होंने मांग उठाई थी। संसाधनों पर राज्यों का नियंत्रण होना चाहिए। जो भी रिसोर्सेस है भारत में उन पर राज्य सरकार का भी नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, ये मांग उठाई थी राज्यों ने। प्रशासनिक स्वायत्तता, शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए। जो शक्ति का विभाजन हुआ है, शक्ति का बंटवारा हुआ है, वो राज्य के पक्ष में बदला जाए। किसके पक्ष में, राज्य के पक्ष में बदल दिया है। राज्य को अधिक महत्व के अधिकार, शक्तियां दी जाए। अगर ये मांग उठाई गई थी भाई कि वही प्रशासनिक में, शासन में जो राज्य सरकार है उसे अधिक शक्ति हुई है, इसलिए मतलब संघ व्यवस्था थी या कह सकते हैं केंद्र सरकार थी, उसमें क्या हुआ, तनाव हुआ। ये इसके कारण थे। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट है सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे। तमिलनाडु में हिंदी विरोध
में पंजाब में पंजाबी व संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग, मतलब सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे थे, उन पर भी कई भेंट हुई थी। तमिलनाडु में हिंदी विरोध हुआ और पंजाब में पंजाबी व संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग की गई थी। ठीक है, ये इनके कारण थे। नेक्स्ट, नए राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन, मतलब राज्यपाल की क्या क्या भूमिका होती है, मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से कि क्या क्या कार्य होते हैं, क्या देख रेख होती है, और राष्ट्रपति शासन क्या करता है जानते हैं। केंद्र सरकार सरकारों की सहमति के बिना राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करा दी जाती है। मतलब मैं आपको बता दूं कि इसमें बताया गया है कि जो राज्य की सरकार होती है उसकी सहमति के बिना जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति कर देता है। और आपसे नंबर में क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि भाई राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से अनुच्छेद 356 का अनुचित प्रयोग कर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगवा देना, मतलब जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा राज्यपाल के माध्यम से अनुच्छेद 356 का अनुचित प्रयोग कर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाता है। मतलब जो राष्ट्रपति शासन है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा और राज्यपाल के माध्यम से लगवाया जाता है राज्यों में। ठीक है, तो ये भाई राज्यपाल के कार्य है। मतलब आपसे पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति शासन है उसको कौन लागू करता है, तो भाई उसको राज्यपाल लागू करता है। किसके द्वारा करता है, केंद्र सरकार द्वारा करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो 356 मतलब कह सकते हैं 356। ठीक है, ये अनुच्छेद है। ठीक, नेक्स्ट, नए राज्यों की मांग, जो राज्य थे उन कौन से राज्यों की मांग की गई थी, तो नए राज्यों की मांग की गई थी। भारतीय संघ व्यवस्था में नए राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा है। मतलब भारत में नए नए राज्यों के गठन के लिए मांग बनी रही और तनाव रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय विवाद। अंतरराष्ट्रीय बोले तो देश से जो बाहर होते हैं उसे अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय मतलब देश से बाहर के कुछ विवाद हुए थे, लड़ाई झगड़े हुए थे, उसके बारे में जानते हैं। संघ व्यवस्था में दो या उससे अधिक राज्यों में आपसी विवादों के अनेकों उदाहरण हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि विरोध हुआ है, विवाद हुआ है और अन्य देशों से हुआ है। ठीक है, राज्यों के मध्य सीमा विवाद, जैसे गांव को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में टकराव, नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद, जैसे कर्नाटक और तमिल कावेरी जल विवाद में फंसे हैं। और इस प्रकार के विवाद होते रहे थे, अंतरराष्ट्रीय देश में होते रहे, देश से बाहर होते रहे। ठीक है, कोई भाषा को लेकर लड़ता है, कोई पानी को लेकर लड़ता है, कोई जल बंटवारे को लेकर लड़ता रहता है। इस प्रकार के विवाद उनके होते रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का विशिष्ट प्रावधान। कुछ प्रावधान थे जो विशिष्ट थे, कुछ महत्वपूर्ण थे। तो पूर्वोत्तर के राज्य था जम्मू कश्मीर। संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई, जैसे अलग संविधान, अलग ध्वज तथा भारतीय संविधान संसद राज्य सरकार की सहमति के बिना आपातकाल नहीं लगा सकती आदि। मतलब जो विशिष्ट प्रावधान, मतलब कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए। क्या लागू कर दिए गए कि 370 अनुच्छेद 370 कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 370 द्वारा, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। क्या प्रदान की गई है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाया गया है। पहले 370 लगी थी, लेकिन अब वर्तमान में से हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रावधान मिले हैं, अलग संविधान, अलग ध्वज, भारतीय संसद राज्य सरकार की सहमति के बिना आपातकाल नहीं लगा सकती। ठीक है, ये विशिष्ट प्रावधान के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 371 से 331 जहां तक में नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। मतलब कुछ राज्य हैं वो विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है और इसमें जम्मू कश्मीर इसमें मोस्ट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।